हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, कुछ आगे नई बातें पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में SN2 की रिएक्शन को जो है थोड़ा सा जो है और बचा रखा है। हम उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं किस टाइप की रिएक्शन आपके सिलेबस में और कैसा होता है। तो SN2 में बच्चों मैंने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन और जो रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड के बारे में आपको बताया था, और आज हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए SN2 रिएक्शन के लिए क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमेशा एक ही कंडीशन हो सकती है कि जो आपका यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से हमेशा हमेशा बैक साइड से ही अटैक करेगा, मतलब बैक साइड से ही अटैक करेगा। ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता था, ये न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज 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 बैक साइड से ही अटैक करेगा। ये टेंडेंसी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आने वाला ग्रुप बैक साइड से अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, और जब सेम साइड से अटैक करता है उसको बोलते हैं रिटेंशन, है ना। तो इसमें रिटेंशन होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, इन्वर्जन और रिटेंशन दो टर्म होते हैं। जब भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल सामने उस कंपाउंड पे उसके पीछे से अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, और अगर सामने से अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। तो यहाँ पे रिटेंशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, यहाँ पे रिटेंशन होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ही होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि सर ये जो SN2 की रिएक्शन होगी इसमें हमेशा एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इस टाइप के इन्वर्जन को बोलते हैं बच्चों वाल्डन इन्वर्जन। इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को जनरली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और जब भी कभी बैक साइड से अटैक करता है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, और इस टाइप के इन्वर्जन को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। सो बात ये रखना है ध्यान में, इस SN2 की रिएक्शन में 100% इन्वर्जन ही होगा, कोई भी दूसरा चांसेस नहीं है कि कोई अदर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहा। ओनली एक बात ध्यान रखना है, ओनली एक चीज ध्यान रखनी है, इसके केस में हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। आइए जानते हैं सॉल्वेंट कौन से यूज होते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट कौन से यूज होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, और बाकी की चीजें मैं आप लोगों को खुद बताता हूं। सॉल्वेंट इसमें कौन से यूज होंगे, सॉल्वेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई सॉल्वेंट इसको बोलते हैं जो किसी सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट इसमें हमेशा हमेशा पोलर प्रोटिक ही यूज होंगे।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही इसके केस में ऑलवेज यूज होते हैं। आइए आपको बताता हूं कौन से पोलर प्रोटिक हैं। मान के चलिए कोई CH3CN ग्रुप, ठीक है ना, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DMSO। DMSO का मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, दिस इज कॉल्ड DMF, ठीक है ना। एक और आपका पास होता है DMF, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायामी फॉर्मामाइड, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास ये PCl3, PCl5, ये जनरली इसी में यूज होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे टाइप के सॉल्वेंट हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए डायामिथाइल सल्फोक्साइड, तो यहाँ पे मिथाइल लगा दो, यहाँ पे मिथाइल, डायामिथाइल फॉर्मामाइड, ऐसा कुछ होता है, देख लीजिएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। आइए इनके बारे में जानते हैं कि सर सॉल्वेंट का कहाँ पे यूज करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, सपोज मैंने कोई एक रिएक्शन लिख दी है, जरा देखिए ध्यान से। R ऑफ X, मैंने यहाँ पे लिखा R ऑफ X एंड न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। क्वेश्चन ये है कि सर ये रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जब भी कभी भी कर्व में वाटर दिया रहेगा, वाटर के साथ कोई अल्कोहल दिया रहेगा, ठीक है ना, वाटर के साथ कोई अल्कोहल दिया रहेगा या इस तरीके से कोई अमोनिया कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें, एक दो हमारे पास और भी हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट है, एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया था इस तरीके से, मैं देख लेता हूँ कौन से टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है ना, एक मिनट है। ये सब चीज़ें जो है इसी में दी हुई रहेगी, ठीक है ना। अब इसके केस में देखिए, जरा इसके केस में देखिए, ठीक है ना। जब ये सब चीज़ें दी रहेगी तो यहाँ पे ये रिएक्शन SN1 हो जाएगी। जब आपको कर्व में DMSO लिख के देगा या DMF लिख के देगा या आपको कोई मिथाइल साइनाइड लिख के देगा या कोई एसीटोन ऐसा ग्रुप लिख के देगा, तो आप लोगों को बोलना है कि सर ये रिएक्शन जो है SN2 होगी, ठीक है ना। अब कोई ये कहेगा कि सर क्या हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ये जो नॉन पोलर ये आपके जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉरी पोलर नॉन पोलर लिखना था इसको, एप्रोटिक, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या सर ये जो नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा SN2 ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें SN1 देते हैं। फिलहाल उनका केस हमको नहीं जानना है, बस ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है। जब भी अगर कभी भी कर्व में ये दिया रहेगा तो आप बोलेंगे सर ये SN1 हो रहा है, और अगर ये सब दिए रहेंगे तो आप बोलेंगे सर ये SN2 हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये PCl5 PCl3 भी थोड़ा सा इसी में आएगा। PCl5 की रिएक्शन ये जो इसमें आएंगे सारे के सारे SN2 होंगे। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
ठीक है ना। ये सॉल्वेंट का केस ही हो गया। मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था बच्चों, केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ा रहे थे। किसके केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे? अल्काइल हैलाइड की। तो इसमें एक तो आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया, थोड़ा सा हमने चीज़ें हटाई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने SN1 रिएक्शन को GOC में पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म में अलग से पढ़ना पड़ता है। वो मैंने आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, जरा देखिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों को थोड़ी सी चीज़ें गेन करनी है, बाकी नहीं देखना है। आइए हम लोग लिखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब होता क्या है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने आपको बताया था कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन E1 टाइप की होती है, E2 टाइप की होती है, E1C भी होती है। आप GOC रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर में ज़रूर देखिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए हम लोग आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। जनरली क्या होता है, इस तरीके से आपके पास कोई एक ऐसा अल्काइल हैलाइड ग्रुप होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ये एक मस्ट बी कंडीशन है कि इस रिएक्शन को होने के लिए बेस मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, बेस यहाँ पे मस्ट बी होना चाहिए। बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन मैं ओनली कुछ ही चीज़ें यहाँ पे आपको बताता हूँ। दूसरा यहाँ पे एक और कंडीशन है, बेस तो मस्ट बी कंडीशन है। दूसरा यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यहाँ पे लिख देता हूँ। लिविंग ग्रुप आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये वाला जो ग्रुप होगा ये आपका कौन सा ग्रुप है, दिस इज द लिविंग ग्रुप। एंड एसिडिक हाइड्रोजन मस्ट बी पेरीप्लेनर ऑफ ईच अदर। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी रिएक्शन को एलिमिनेशन होने के लिए। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों किसी भी रिएक्शन को ऐसा होने के लिए। पेरीप्लेनर का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन, मतलब यहाँ एक दूसरे के एंटी में होने चाहिए, ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो इस तरीके से एंगल होगा ये 180 डिग्री होना चाहिए। कहने का मीनिंग है पेरीप्लेनर कंडीशन इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक दूसरे के ये दोनों क्या हैं बच्चा, एंटी पोजीशन पे हैं। एंटी भी ऐसे हैं कि इनके बीच का जो इस तरीके से एंगल है, एक दूसरे के यहाँ पे जो एंगल है ये 180 डिग्री का एंगल है। अब ये जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो यहां से आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, एक दूसरे से यहां पे ये है और यहां से इसके जस्ट अपोजिट में, इस कंडीशन को पेरीप्लेनर कंडीशन बोला जाता है। अब बेस क्या क्या हो सकते हैं भाई, देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, किसी बेस को रिएक्शन करवा देता हूं। अब बेस जनरली क्या करता है, बेस जनरली प्रोटॉन को क्या करता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पे ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खींच लेगा, और जब इस प्रोटॉन को ये खींच लेगा तो यहां पे ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हाइड्रोजन यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू इस कार्बन एटम। तो ये जो हाइड्रोजन एटम होगा यहां पे, जरा ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको खींचेगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे में इधर चली जाएगी, और जैसे ये इधर चली जाएगी तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसे ही आएगा तो आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसे आएगा तो आप देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, 3 4 5 हो जाएगा। 2 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, 2 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, 3 4 5। तो वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये कार्बन X वाला बॉन्ड टूट जाता है।
वैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ से ये कार्बन X वाला बॉन्ड टूट जाता है। और जब ये कार्बन X वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो आप देख रहे हैं ये ऐसा कुछ बनेगा और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा देखिए, ये कार्बन और H के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये हाइड्रोजन के साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी सर? इसलिए नहीं जाएगी बच्चों, ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू इस कार्बन। ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को। बहुत सिंपल है। अब भाई ज्यादा जोर ये कार्बन ही लगाएगा। जब ज्यादा जोर ये कार्बन लगाएगा तो ये वैसे ही एज H+ चला जाएगा। अब ये कार्बन इसको इधर डालेगा और जैसे ही इधर डालेगा तो यहां जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आते ही यहां पे कार्बन पेंटावैलेंट हो गया है। कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है। जब कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो कार्बन ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो वैलेंसी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सटाक से यहां से कार्बन X बॉन्ड टूट जाता है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, सर कार्बन X ही क्यों टूटता है? अरे सुनो, ये हैलोजन है। इस हैलोजन के वैलेंसी में Np5 इलेक्ट्रॉन होता है। N का मतलब कोई भी N हो सकता है, 3rd 4th 5 6। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन के कंपैरिजन में। इस कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वैसे भी ये यहाँ से इसको जोर लगाएगा खींचने की, और इस पे X नेगेटिव आएगा। तो देखो, जैसे ही इधर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इस पे जोर लगाएगा तो खींचेगा। तो यहाँ से ये Np5 से एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? Np6 हो जाएगा। और Np6 क्या है बच्चा? एक स्टेबल ऑर्बिटल है। Np6 एक स्टेबल ऑर्बिटल है। और आप देख रहे हैं ये यहां से जब इधर जाएगा, इसको यहां से ये क्यों खींच रहा है? क्योंकि सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से आप देख रहे हैं ऑलरेडी Np5 है, और 5 क्या करेगा? हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से ये Np6 हो जाएगा। और Np6 क्या? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर स्टेबल। और स्टेबल तब हो जाएगा, और आप देख रहे हैं इस तरीके से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल। सर बेस क्या क्या होंगे भाई? जरा देखो भाई, बेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो OH- हो जाएगा। दूसरी बात तो NaOH हो जाएगा। तीसरी बात मैं लिख देता हूँ एल्कोहलिक KOH हो जाएगा। चौथी बात मैं लिख देता हूँ ऐसा ETO लिख देता हूँ, OET ऐसा भी हो सकता है। BU टर्सरी ब्यूटाक्साइड OK हो सकता है, या सोडियम इथॉक्साइड भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? कुछ भी बेस दे सकता है, कुछ भी बेस दे सकता है। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिरिडीन बेस भी हो सकता है, NaNH2 ये तो बाद की बात है, इसको रहने दो, एक्सेट्रा। दुनिया में बहुत सारे बेस हैं बच्चों। अगर रिएक्शन करवाई जाए तो बहुत सारे बेस हैं, उन सारे बेस को जो है ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना? आइए एक दो इक्वेशन और सॉल्व करते हैं बढ़िया से, ठीक है ना? और ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए इस रिएक्शन में मोर स्टेबल एल्कीन ही बनेगी, ठीक है ना? मोर स्टेबल ही बनेगी। जिन बच्चों ने SN1 की रिएक्शन, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, वो एलिमिनेशन की रिएक्शन वो जरूर जो है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला लेक्चर ज़रूर देखें। और जब रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर को देख लेंगे तो ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, CH3 CH2 Cl हो जाएगा। और आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे OET- के साथ इसको रिएक्शन करता हूँ, X कुछ बनेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए सर, ये बेस है और इसका एक काम है कि यहाँ से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा। कौन सा प्रोटॉन खींचेगा?
आपको बताया था बच्चों, ये जो यहाँ पे ये प्रोटॉन होगा, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ वाले प्रोटॉन को खींचेगा तो देखिए CH3CH, ये हाइड्रोजन ऐसे रख दो CH2Cl। अब ये जो बेस आपने OET माइनस है, ये क्या करेगा, इसको ऐसे खींच लेगा, और जब ये इसको ऐसे खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये कार्बन Cl बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कार्बन Cl बॉन्ड के रिमूव होते ही इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। देखिए इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। जरा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्टेबल एल्कीन ही बनाएगा, स्टेबल एल्कीन ही बनाएगा। जिन स्टूडेंट को स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नहीं पता है वो जो है जरूर देखेगा प्रीवियस लेक्चर। देखो स्टेबल एल्कीन का मतलब होता है बच्चों, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, मोर क्या हो जाएगी, ग्रेटर स्टेबिलिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं भाई, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, हम लोग क्या बोल देंगे, उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। आइए देखते हैं, मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से कोई बेस को रिएक्शन करा दिया। अब कुछ तो आप लोगों को पहले से आता होगा, तो बेस क्या करेगा, या तो इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से खींचेगा। देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था, ये जब हाइड्रोजन खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इसको बाहर निकालेगा। तो देखो पहला प्रोडक्ट तो आपका ऐसा बन गया है। और अगर यही बेस, जरा ध्यान से देखिए, अगर यही बेस एक, अगर ये भी तो जो है इसी के रिस्पेक्ट वाला हाइड्रोजन है, अगर इस प्रोटॉन को खींचता है तो यहाँ से इसको यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा वाला बॉन्ड ज़्यादा, कौन सा वाला प्रोडक्ट, ये ए प्रोडक्ट है और ये बी प्रोडक्ट है, इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, और जो स्टेबल होगा वही मेजर होगा, और उसी को आप क्या बोलते हैं, एक आपका जो है कौन सी एल्कीन होती है, एक तो आपका हॉफमैन एल्कीन होती है, दूसरा होता है सेडजेब एल्कीन। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है उसको हम लोग कहते हैं सेडजेब एल्कीन। आइए जरा काउंट करते हैं, जरा देखो बच्चा, देखो बेटा, देखिए काउंट करते हैं। ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में अल्फा हाइड्रोजन ये है, CH3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं इसके रिस्पेक्ट में, और इस कार्बन ये इसी एल्कीन के रिस्पेक्ट में देखना है ना, और इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना है अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बच्चा कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब कहीं पे भी देख लो, 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं ओवरऑल इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखना आपको अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में पहला कार्बन यही है और यही इसका अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला होगा, दूसरे साइड के रिस्पेक्ट में ये वाला होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 होंगे, और इसमें 7। तो कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, सर ए वाले में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और जब ए वाले में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है और उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू ये। क्लियर हुई बात।
स्टेबिलिटी इसी की ज़्यादा होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि सर ये वाला ज़्यादा मोर स्टेबल भी है और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसी में ज़्यादा है। क्लियर हुई बात? देख लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से इसको जानने की कोशिश करिएगा सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो एक और मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी से समझाना चाहता हूं। सपोज हमारे पास एक एल्कीन ये है, इन दोनों में मान के चलिए मैंने कोई एक रिएक्शन सॉल्व की थी और उसमें मैंने देखा कि दो प्रोडक्ट बने हैं, एक ए ऐसा बना, दूसरा बी ऐसा बना। अब क्वेश्चन यह है कि सर इसमें मेजर एल्कीन कौन सी होगी, माइनर कौन सी बनेगी? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे तो वही जो स्टेबल होगी। तो ये एल्कीन है, इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले आप लोगों को अल्फा कार्बन देखना है। तो इस एल्कीन के ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पहला अल्फा कार्बन ये है, इस अल्फा कार्बन पे ये CH3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है ना। इस अल्फा कार्बन पे पहले से जो है 3 अल्फा, मतलब इस अल्फा कार्बन पे पहले से जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखो ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला भी अल्फा कार्बन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। 7 अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में आपको दिख गए। और इधर देखिए जरा, यहाँ पे ये देखो, ये और ये है, देखो जरा ध्यान। अब इसके रिस्पेक्ट में ये पहला वाला यही तो है अल्फा कार्बन, और इस पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही तो है। और इधर देखो यहाँ से ये वाला है और इस पे कितना है बच्चा, 2 ही तो है। तो इसमें कितने हैं, 3 अल्फा है। तो दोनों में स्टेबल और मेजर कौन सा होगा सर, पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है। क्लियर हुई बात क्या सारे स्टूडेंट को? जितना मैं कह रहा हूं बेटा समझ में आया क्या सभी को? जितना मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं बच्चों, और आगे इसी तरीके से लेक्चर को बढ़ाते जाते हैं। लेक्चर आप जो है रेगुलरिटी से देखिए। पहला जो लेक्चर नंबर 1 को देखिए, फिर नंबर 2 को देखिए, नंबर 3 को देखिए, नंबर 4 को देखिए, तब देखिए। अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है।